हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुकास। वेलकम टू आवर 6 PM टेस्ट पेपर डिस्कशन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज देख रहे हैं फ्रॉम प्रीलिम्स 2023 के पर्सपेक्टिव से। अब तक हमने लगभग 23 टेस्ट को कवर अप किया विजन आईएएस को। आज हम जो देखने वाले 24 नंबर की इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है रिगार्डिंग द कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। इसमें दिए गए मिक्स क्वेश्चन है जो हर एरियाज के हैं। कल हमने बेसिकली आपने देखा होगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए थे रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स एज वेल एज द साइंस एंड टेक या फिर बेसिक साइंस के क्वेश्चन देखे थे। कुछ आपको हार्ड लगे होंगे वो क्वेश्चंस। ऑब्वियसली कुछ बेसिक जो चीज़ है साइंस रिलेटेड आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस पर जनरली हमें क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सो जिन लोगों ने पिछले जो वीडियोज़ है उसको नहीं किया होगा, उसको भी जो रिकॉर्डेड है यूट्यूब चैनल पर उसको आप टाइमली देखते जाओ और आपके रिविजन के परस्पेक्टिव से आपके क्वेश्चंस को भी देखो। कौन से एरियाज है जो बेसिकली आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है उसको भी आप टाइमली अटेम्प्ट करो ताकि आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाए। कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपका नॉलेज काम कर रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करनी जरूरी पड़ रही है और कहाँ पे आप कॉमन सेंस या फिर लॉजिक से भी वो क्वेश्चन या फिर ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हो। दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स वी आर डेवलपिंग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके साथ ही मलुका आईएएस के द्वारा प्रीलिम्स के साथ साथ जो बच्चे अभी भी उनको लगता है कि हमें आंसर राइटिंग करने नहीं आता, बहुत सा फियर होता है कि हमें आंसर राइटिंग किस तरीके से आंसर लिखना होता है, अभी भी नहीं आता, उन सभी के लिए एक फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय द मलुका आईएएस रिगार्डिंग द जीएस प्लस ऑप्शनल आंसर राइटिंग। तो इसमें क्या है कि आपको हर सुबह 8 बजे जीएस के साथ साथ ऑप्शनल के भी टेस्ट के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट या फिर इंपॉर्टेंट मेंस के जो क्वेश्चन है उसका जो एक तरीके का प्रोफार्मा भी है जिसमें मॉडल आंसर भी कह सकते हैं उसको, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सुबह 8 बजे और लगभग 9 बजे 11 बजे हर 1-2 घंटे बाद उस पर डिस्कशन लिया जा रहा है बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ मलुका आईएएस। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारे आंसर राइटिंग डेवलप होनी चाहिए और जो एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे मेंस का भी, सो उन सबको ज्वाइन करना है प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज या फिर प्रीलिम्स के इस डिस्कशन के साथ साथ ही आप डेली ट्राई करो कि उस वीडियो को भी देखो आप जो रिगार्डिंग है डेवलपिंग योर आंसर राइटिंग ऑल्सो। सो उसका भी आप फायदा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो स्प्रेड अप कीजिए क्योंकि अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं उन सबको फायदा दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी आज के हमारे डिस्कशन को। आज हम जो टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे दिस इज टेस्ट नंबर 24 ऑफ विजन आईएएस। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हर क्वेश्चन के साथ मैं एक 10-15 सेकंड का टाइम पीरियड दे रहा हूं ताकि आप उसको अटेम्प्ट करो। ओएमआर शीट लेके आप बैठो ताकि आप उसको आप अटेम्प्ट करो। किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ये भी आपकी एक टेक्निक डेवलप होती है। डिस्कशन भी हम देख रहे हैं और साथ साथ में मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ और एडिशनल जो चीज़ है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है कि हर लेक्चर की हर सेशन की आपको पीडीएफ फाइल जो है तभी के तभी टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी लिंक जो है ऑलरेडी आपके जो यूट्यूब चैनल पर जो लाइव सेशन होता है उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो। उसके साथ साथ उसमें क्या क्या चेंजेस या फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए उसका भी एक्सप्लेनेशन उसमें प्रोवाइड किया गया है। सो स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर रिगार्डिंग द पंचायत राज सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन टेस्ट नंबर 24 ऑफ विजन आईएएस। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया यानी पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम में। हमें सबको पता है 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट से पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज की फॉर्मेशन होती है इंडिया में बाय द एक्ट। ठीक है, पीआरआई एक्ट जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारे लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चन जनरली यूपीएससी अराइज करता है और पूछता है अलग अलग एस्पेक्ट्स, इसलिए हमें अलग अलग प्रोविजंस भी पता होना जरूरी है कि 73rd में क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए रिगार्डिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज के कंटेक्स्ट से 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस या फिर आर्टिकल्स डाले गए हैं। ठीक है, सो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 को हम देखते हैं जो 1993 में कहीं ना कहीं इन्फोर्स आया और इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है इन गवर्न किया गया, राइट, इन प्रोसेस आया स्पेसिफिकली। अब उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी को एडिशनल चीज पता भी है, लॉर्ड रिपन जो है पहली बार इंडिया में जिस इंसान ने एक तरीके से
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव रखी, जिनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहते हैं, लॉर्ड रिपन 1882 में बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव वो लॉन्च किया जाता है इंडिया में बाय लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल जो थे ब्रिटिशर्स के। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखो कि द मिनिमम एज फॉर द कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन टू द पंचायत्स इज 25 ईयर्स। अब आप सभी ने अगर 73rd अमेंडमेंट एक्ट को अगर पढ़ा होगा तो जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें जो कैंडिडेट कंटेस्ट करने वाला है इलेक्शन को, उसका मिनिमम एज 25 नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स। सो इसीलिए 21 ईयर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर मिनिमम एज लिमिट है फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन इन द पंचायत। सो इसीलिए यहाँ पे 25 दिया तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एनी क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी स्ट्रिक्टली रेफर्ड, यहाँ पे देखो एक्सट्रीम सेंटेंस है, स्ट्रिक्टली रेफर्ड टू द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। क्या ये मामले जो है क्वालिफिकेशन के या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, या क्या ये सभी के सभी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट ओनली? तो ये भी ऑप्शन गलत है। रिगार्डिंग इशू, जो डिस्क्वालिफिकेशन के इशू होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होंगे। स्टेट लेजिस्लेशन यानी स्टेट लेजिस्लेशन के थ्रू ये जो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसेस है स्पेसिफिकली गवर्न करेगा। तो ये जो अधिकार है किसके पास है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, नॉट स्ट्रिक्टली रेफर्ड टू द हाई कोर्ट। तो सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सट्रीम सेंटेंस दिया गया है इसीलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। और ध्यान में रखना है आपको कि जो भी मैटर्स होंगे रिगार्डिंग द 73rd अमेंडमेंट एक्ट वो किसके द्वारा फॉलो किए जाएंगे? बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और उस पर गवर्निंग बॉडी बिठानी है या फिर कमेटी गठित की जानी है तो वो भी डिसीजन कौन लेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सो पहला ऑप्शन भी यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि 21 ईयर्स लिमिट चाहिए थी। एंड सेकंड जो है स्ट्रिक्टली रेफर्ड नहीं किए जाते बाय द हाई कोर्ट। कुछ मामले हो सकते हैं जो सिविल रिलेटेड होंगे वो हाई कोर्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन जो गवर्निंग बॉडी बनाई जाएंगे वो बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बनाए जाएंगे। इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। हमारा आंसर यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढने थे, डी नीदर 1 नॉर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप एडिशनली रीड करो जब आपको नोट्स ये प्रोवाइड की जाएंगे इन द पीडीएफ फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9 को। दिस इज रिगार्डिंग द प्रिसीजन फार्मिंग। अब ये पूछा गया है फ्रॉम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, यानी ज्योग्राफी एज वेल एज द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग हम किसको कहते हैं? बहुत बार हमें यूपीएससी एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट से बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, और नई टेक्निक जो डेवलप होती जा रही है एग्रीकल्चर रिलेटेड या फिर फार्मिंग रिलेटेड, वो भी हमें चर्चा में आती है, इसलिए उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रिसीजन फार्मिंग क्या है, और उसमें ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। राइट, सो सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 9 को हम। क्वेश्चन नंबर 9 इज रिगार्डिंग द न्यू फॉर्म ऑफ फार्मिंग। ठीक है, जिसमें प्रिसीजन फार्मिंग लिखा है। अब प्रिसीजन यानी क्या, इसको अगर वर्ड को ही हमने दो भागों में डिसाइड किया, प्री यानी पहले लिया हुआ डिसीजन, डिसीजन यानी क्या? डिसीजन। ठीक है, तो प्री डिसीजन लेके जो फार्मिंग जो है कंडक्ट की जा रही है। अब प्री डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो ऑब्वियसली कुछ नई टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाएगी। सो न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। दूसरी बात यह है कि प्रिसीजन फार्मिंग अगर प्री डिसीजन लिया जा रहा है तो स्पेसिफिकली इस भाग पर भी एक तरीके से फोकस किया जाएगा कि जो प्रोडक्शन है या फिर यील्ड है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज करें, यानी इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन पर भी फोकस किया जा रहा है, और कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द प्रीसीजन फार्मिंग, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी है यानी टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इंप्रूविंग द यील्ड या फिर प्रोडक्शन थ्रू दैट पर्टिकुलर फार्मिंग विच इज नोन एज द प्रिसीजन फार्मिंग। क्लियर है पॉइंट? अब इसी के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को
कि क्या ये टेक्नोलॉजी हो सकती है जो इस्तेमाल की जा सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। तो पहला दिया है वेरिएबल रेट एप्लीकेटर, क्या ये ऑप्शन सही है? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो वेरिएबल रेट एप्लीकेटर जो है वो भी किस तरीके से वेरीफाई किया जा रहा है, ये भी चीजें इसमें आएंगी। दूसरा है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका तो इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ये भी इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्निकल टूल। और उसके बाद GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दीज ऑल कम्स अंडर द प्रिसीजन फार्मिंग। सारी की सारी चीजें क्या की जाएंगी एज ए टेक्नोलॉजिकल टूल्स या फिर एज ए न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएंगी कहाँ पे? प्रिसीजन फार्मिंग। एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द प्रिसीजन फार्मिंग। ये आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि ये बेसिकली पूछा जा सकता है आपको इन द प्रीलिम्स, ठीक है। सो प्रिसीजन फार्मिंग इस तरीके की फार्मिंग जहां पे यील्ड या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है जिसमें हमने वेरिएबल रेट एप्लीकेटर को भी देखा, उसके बाद ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS सिस्टम भी, उसके बाद रिमोट सेंसिंग टेक्निक सिस्टम भी, और उसके साथ साथ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी। ऑल टेक्निक्स वुड बी यूज इन द प्रिसीजन फार्मिंग। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं अभी क्वेश्चन है एनवायरमेंट का रिलेटेड विद द मरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 इज रिगार्डिंग द मरीन बायोडाइवर्सिटी, राइट। मरीन बायोडाइवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें भी आती है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी आता है। फाइटोप्लैंक्टन्स यानी वो प्लांट्स एंड जू प्लैंक्टन्स जो एनिमल्स हम कह सकते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स जनरली होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि मरीन बायोडाइवर्सिटी कंटेक्स्ट से पूछा क्या जा रहा है। फाइटोप्लैंक्टन फोकस किया जाए, यहाँ पे जू प्लैंक्टन के बारे में कोई भी पूछा नहीं गया, यहाँ पे फोकस किया गया फाइटोप्लैंक्टन। और क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिए गए 5 ऑप्शंस। मैंने आपको हर बार कहा है कि अगर मल्टीपल ऑप्शन दिए जा रहे तो ट्राई करो कि कौन से हम पहले एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, और हमें करेक्ट आंसर ढूंढना है, ठीक है। अब इनमें से फाइटोप्लैंक्टन्स क्या हो सकते हैं? देखो डायाटम्स जो है वो तो फाइटोप्लैंक्टन्स है, ठीक है, ये तो डायाटम्स है, ये तो आएंगे ही। उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट्स, ये भी कहीं ना कहीं फाइटोप्लैंक्टन्स का ही भाग है, ठीक है, तो ये भी क्रुस्टेसियंस, देखो ध्यान में दो, क्रुस्टेसियंस जो है जू प्लैंक्टन्स में आते हैं, नॉट द फाइटोप्लैंक्टन्स। दे आर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, फाइलम जो है एंथ्रोपोडा है उनका, ठीक है, फाइलम जो है। और उसके बाद है कोकैलीफोरस या फिर कोकैलीथोफोर्स जिसको हम कहते हैं, दीज आर ऑल्सो द फाइटोप्लैंक्टन, टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, मरीन प्लांट जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो डायटम्स, उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद फिर कोकोलिथोफोरस, ये जो है फाइटोप्लैंक्टन्स में आएंगे। क्रुसेस्टेंस जो है वो जूप्लैंक्टन्स है, और उसके बाद है फोरामिनिफेरा, ये भी आ जाएगा जूप्लैंक्टन में। सो अगर हमने एलिमिनेट करना हमें तो हम किसको करेंगे? तीसरा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अगर तीसरा ऑप्शन अगर हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारा बी यहां से चला जाएगा, और फिफ्थ भी ऑप्शन अगर हमने एलिमिनेट किया तो हमारा ये भी चला जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 4 आर द टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट एज इन द मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर है पॉइंट? सो मरीन डाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट से आपको कुछ एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, कौन से कैटेगरीज में कौन से प्लांट्स आते हैं और कौन से जूप्लैंक्टन्स भी। तो इसकी आपको एक तरीके से लिस्ट भी बनानी है। अगर कुछ चर्चा में भी आ जाते हैं, इन न्यूज भी आते हैं, तो उनकी भी आपको लिस्ट में ऐड करना है उनको, फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर जूप्लैंक्टन्स के कंटेक्स्ट से, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है इसमें भी, फाइटोप्लैंक्टन्स बेसिकली माइक्रो अल्गी हम कह सकते हैं, जो सिमिलर होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के साथ, इन दैट दे कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। और ये फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन आर ब्यूएंट एंड फ्लोट इन द अपर पार्ट ऑफ द ओशन। बहुत से पेड़ आपने देखे होंगे किसी भी वाटर सरफेस पर और तैरते हुए नजर आते हैं, राइट। सो दे फ्लोट। इस प्रकार के भी कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन ऑल्सो रिक्वायर्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब इनको जीने के लिए क्या जरूरी होता है?
ऑब्वियस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, उसके साथ साथ सल्फर्स, एंड दे कन्वर्ट इट इनटू प्रोटीन्स, फैट एज वेल एज द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल्स देखे वो देखो, क्रूसाटिन्स जो है वो एनिमल्स ऑफ द फाइलम एंथ्रोपोडा है। उसके बाद फिर फोरामिनिफेरा जो है रिप्रेजेंट एट द एंशिएंट स्पीसीज ऑफ द ज़ूप्लैंक्टन, और इसलिए उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भी, क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री कमेटी का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री कमेटीज की जरूरत क्यों पड़ती है। ऑब्वियसली हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट है जो होलसम डिसीजन मेकिंग बॉडी है रिलेटेड, ठीक है, अदर रिलेटेड विद द डिफरेंट लॉज एंड एक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, सो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी भी हम कह सकते हैं, और जहां पे स्पेसिफिकली बाय द लेजिस्लेचर डिफरेंट लॉज फ्रेम किए जाते हैं जो एग्जीक्यूट किए जाते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब पार्लियामेंट ऑब्वियसली वॉल्यूमिनस भी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है, और एक तरीके का लोड भी है ऑफ द वर्क, और इसी को कम करने के लिए एक तरीके से इनिशिएशन किया गया पार्लियामेंट्री कमिटीज का। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है कि अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी भी आएंगे और एडहोक कमेटी भी आएंगे। स्टैंडिंग कमेटी एक तरीके से परमानेंट कमेटी होती है जो एक तरीके से रिवाइज की जाती है हर साल, और एडहोक कमेटी जो है एक ऐसी कमेटी होती है जो टाइमली बनाई जाएंगी बाय द स्पेसिफिक पर्पज, और उसको कभी भी उसका पर्पज खत्म होने के बाद एक तरीके से डिसॉल्व की जाएंगी। सो दो प्रकार की पार्लिया कमेटी हमें ध्यान में रखनी है, एक है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी एडहोक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट रहेंगी और एडहोक कमेटी जो है टाइमली बनाई जाएंगी बार स्पेसिफिक पर्पज, और जो पर्पज जो है वो कंप्लीट हो गया तो उसको फिर से डिसॉल्व किया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट टू रिलीज द प्रेशर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री कमेटी का कंसेप्ट हमें देख मिलता है। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी का जो कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत से आर्टिकल के द्वारा हमें ये बात पता चलती है कि इस प्रकार के पार्लियामेंट्री कमेटीज है या फिर बनाई जा सकती है टाइमली, जो प्रॉपरली स्पेसिफिक एस्पेक्ट से या फिर स्पेसिफिक पर्पज से बनाई जाएंगी, वो चाहे परमानेंट हो सकती है या फिर नॉन परमानेंट हो सकती है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो एक तरीके से रूल बुक की तरह चलती है बाय द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज। क्या ये ऑप्शन सही है? क्या ये सही है? दिस इज हमें नॉट, यहाँ पे देखो नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है, और हमने अभी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि पार्लियामेंट्री फंक्शंस क्या होंगे बेसिकली। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, सो दिस इज वुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ही चाहिए तो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा दिया है कि स्टैंडिंग कमिटी आर परमानेंट एंड वर्क ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। क्या ऑप्शन सही है? दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, सो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में अभी मैंने बताया कि परमानेंट होगी और कंटिन्यूअस बेसिस पर वो चलती रहेंगी, और एडहोक कमेटी जो है नॉन परमानेंट है और उसको स्पेसिफिक पर्पज से बनाया जाएगा, जिसको बाद में उसका पर्पज खत्म होने के बाद उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट वाला यहाँ पे ढूंढना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको पार्लियामेंट्री कमेटी स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए कि उनका पर्पस क्या है, उसमें से भी स्टैंडिंग कमेटी और एडहोक कमेटी का रोल क्या है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कीजिए अभी। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कोल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, कोल इंडस्ट्री के बारे में ऑब्वियसली इंडिया कोल इंपोर्ट भी करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, कोल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये चर्चा में क्यों आ गया था कि 2007 के बाद इंडिया ने अपना जो कोल प्रोडक्शन है लगभग डबल कर दिया। कोल प्रोडक्शन जो है इंडिया ने लगभग अपना डबल कर दिया, ऑब्वियसली फॉर द कंजम्पशन पर्पस। ठीक है, दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि इंडिया ने लगभग 2025 तक का जो टारगेट है कोल प्रोडक्शन का, वो लगभग 1 बिलियन टन तक का रखा है। 1 बिलियन
टन्स का हमारा कोल टारगेट है प्रोडक्शन का। अगर अब वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, चाइना जो है फर्स्ट नंबर पर आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। सेकंड पर आता है इंडिया, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये टारगेट आपको ध्यान में रखना है कि लगभग 2025 तक हमने जो अभी हमने 800 मिलियन टन का टारगेट अचीव कर लिया है उसको हमें 2025 तक क्या करना है, यानी ये 2022 तक का टारगेट था, ये लगभग 25 तक के हमें 1 बिलियन टन तक के लेके जाना है, ठीक है। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द कोल्स इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन जो हमने अभी देखा, और फर्स्ट आएगा चाइना। तो ये तो ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। दूसरा ऑप्शन देखा, कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स मोर देन 80% ऑफ द इंडिजिनियस प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ द कोल, दिस इज आल्सो द करेक्ट। जो कोल इंडिया लिमिटेड है, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ही है, ठीक है, एक तरीके की पीएसयू भी हम कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं 80%, मोर देन 80% जो है कंट्रीब्यूट करती है इंडिजिनियस कोल प्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसके सप्लाई को भी, यानी सप्लाई चेन को भी एक तरीके से मोर देन 80% सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसके हाथ में है, कोल इंडिया लिमिटेड। तो दिस इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। पहला और दूसरा हमारा सही है, पहला और दूसरा हमारा अगर सही है तो हमने सी और बी को भी निकाल दिया यहाँ पे। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि कोल प्रोडक्शन हैज अ वेटेज ऑफ 40% इन द इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज। जब हम कोर इंडस्ट्रीज की 8 कोर इंडस्ट्रीज के अगर हम प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, फिर कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे ज्यादा उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज का है। ध्यान देना, इन 8 कोर इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर आपको पूछा गया प्रीलिम्स में तो ध्यान देना, इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 28.04%। एंड सेकंड पर आता है कोल इंडस्ट्री, सेकंड पर आता है कोल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, कोल इंडस्ट्री का, ठीक है, और वो जो है वो 10% है, 10.33% अप्रोक्सीमेटली। और थर्ड पर आता है क्रूड, थर्ड पर आता है क्रूड ऑयल इंडस्ट्री का, क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, एंड दिस कंट्रीब्यूट्स नियर अबाउट 8.98%। तो जब हम इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो है, वेटेज जो है किसका है, रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, जिसमें 28% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेकंड पर आता है कोल इंडस्ट्री, यानी 40% जो दिया गया है, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द वेटेज ऑफ द कोल इंडस्ट्री इन द इंडेक्स ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो ये लगभग कितना है, 10.33%, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। हमें करेक्ट यहाँ पे ढूंढने थे, पहला और दूसरा हमारा करेक्ट है, हमारा आंसर आ जाएगा ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, दिस इज रिगार्डिंग द प्रति सरकार एंड इट इज रिलेटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट, जो हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को देखते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। सॉल्व कीजिए अभी इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। कुछ एरिया जो क्विट इंडिया मूवमेंट का हम इन जनरल पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी उस दौरान की, जो एक तरीके से पैरेलल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, प्रति सरकार ये कंसेप्ट क्या था, ठीक है। सॉल्व कीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 22 को। यस, जब हम 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते तो ऑब्वियसली उस दौरान हमें 1942 में ही कुछ पैरेलल गवर्नमेंट भी फॉर्म होती हुई नजर आती है, कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स भी फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव से नहीं थे, स्मॉल एरियाज के पर्सपेक्टिव से ये पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म होती नजर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अलग अलग रीजन में भी ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती हमें नजर आती है। जिस तरीके से ईस्ट प्रोविंशियल रीजन जो है वहाँ पे भी यूनाइटेड प्रोविंस में, बलिया रीजन जो है वहाँ पे भी इस तरीके की पैरेलल गवर्नमेंट हमें फॉर्म होती नजर आती है, जिसको मैं एक्सप्लेनेशन में भी देखने वाले एडिशनली, ठीक है। अब देखते हैं हम कि ये जो प्रति सरकार बनी थी, इस्टेब्लिश की गई थी इन सातारा महाराष्ट्र ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके कंटेक्स्ट से हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं, ठीक है।
इट वॉज द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या ये फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी? ध्यान दो, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट। फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी बलिया, जो ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस में तैयार की गई थी ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। सो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म बिटवीन क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम पीरियड जो हमें फॉर्म होती नजर है कहां पे? बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है, ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस। और ये फॉर्म की जाती है 17 सितंबर 1942 को। दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑप्शंस यू शुड नो, यू शुड रिकॉग्नाइज, ठीक है। उसके बाद फिर हमें सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इस तरह की पैरेलल गवर्नमेंट जो है फॉर्म होती है नजर आती है। तो फर्स्ट वाज इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस। तो पहला तो ऑप्शन हमारा एलिमेंट हो गया। पहला अगर ऑप्शन हमने एलिमेंट कर दिया तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाएगा, हमारा ए बी और डी ऑप्शन एलिमेंट हो गया, हमारा आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट इस्टेब्लिश एन आर्म कंटिजेंट कॉल्ड द विद्युत वाहिनी। क्या विद्युत वाहिनी जो आर्म कंटिजेंट है ये प्रति सरकार जो सातारा में बनी थी इसके द्वारा बनाया गया था? सो ध्यान दो कि उस दौरान मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में जो जातीय सरकार बनी थी, जातीय सरकार भी जिसको हम कहते हैं, सो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में जो जातीय सरकार बनाई जाती है, जातीय सरकार, और ये उसी का उदाहरण है जो पैरेलल गवर्नमेंट का उदाहरण हम देख रहे हैं। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक बन गई, बलिया डिस्ट्रिक्ट में भी बन गई, सातारा डिस्ट्रिक्ट में भी बन गई महाराष्ट्र के। तो ये जातीय सरकार जो बनाई गई थी इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, वहां पे जो एक आर्म्ड कंटिजेंट बनाई जाते हैं उसका नाम था विद्युत वाहिनी। सो इट वाज नॉट लिंक्ड विद द सातारा पैरेलल गवर्नमेंट व्हिच वाज नोन एज द प्रति सरकार। सो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। थर्ड ऑप्शन दिया है कि न्यायदान मंडल्स वेर सेटअप फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कि प्रति सरकार जब बनाई जाती है सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में तो फॉर द जस्टिस पर्पस, यानी न्याय दान के लिए जो न्यायदान मंडल्स बनाए जाते हैं वो काम करते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ द जस्टिसेस, यानी जो भी केसेस आएंगे स्पेसिफिकली उसको सॉल्व आउट करना। और इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रति सरकार विच वाज फॉर्म्ड इन सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चौथा, गांधी मैरिजेस वेर कंडक्टेड टू एबोलिश द अनटचेबिलिटी, एंड दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। कि ये जो प्रति सरकार या फिर पैरेलल गवर्नमेंट्स बन जाती है, सातारा में भी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है गांधी मैरिजेस का। और गांधी मैरिजेस में होता क्या है कि मेन पर्पस लाया जाता है, मेन एम लाया जाता है अनटचेबिलिटी को हमें खत्म कर देना है। धीरे धीरे जो भी मैरिजेस होते थे उनमें अनटचेबिलिटी यानी जो अनटचेबल्स है उनको भी इन्वाइट किया जाता था। अनटचेबल्स जो होते थे या फिर शूद्रास हम कह सकते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता था। ऑब्वियसली भाईचारा कह सकते हैं हम या फिर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। और ये एक बड़ा एम माना जाता है, एक बड़ा पर्पस माना जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास स्ट्रगल में कन्वर्ट होने के पीछे का भी, कि उसमें हमें बहुत से लोग जो है गांधी जी के साथ आते हुए नजर आते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसलिए थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 22 विच इज रिगार्डिंग द प्रति सरकार विच वॉज एस्टेब्लिश इन द सातारा डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये प्रति सरकार वाला क्वेश्चन आपके लिए शायद नया होगा क्योंकि बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स। सो जो जो चीजें हमने एक्सप्लेन की उसको आपको नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में साथ साथ। तो आंसर वुड बी सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 which you can read after the class. Next question on your screen is question number 23 को सॉल्व कीजिए। अगेन द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इकोनॉमी, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्व कीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 23 को। यस, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, अभी इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है इसको हम पहले जानते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप है क्या, पहले देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, अ मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन करंट लेवल ऑफ जीडीपी, जो करंट लेवल होंगी, करंट लेवल ऑफ जीडीपी
and the GDP that would exist if economy was operating at the full employment. अगर कोई इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है तो उस दौरान जो गैप क्रिएट हो रही है एग्जिस्टिंग जीडीपी के साथ साथ करंट रियल जीडीपी के बीच में की, वो जो गैप है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप. क्लियर है पॉइंट? सो अभी उसके एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखते हैं अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यस, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला ऑप्शन दिया गया है इन्फ्लेशनरी गैप के कंटेक्स्ट से कि इट इज द गैप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ रेट्स ऑफ द टू कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स. बिल्कुल नहीं. फुल एम्प्लॉयमेंट ईयर के कंटेक्स्ट से जो एग्जिस्टिंग जीडीपी है उसके साथ साथ करंट रियल जीडीपी है उसके बीच में की जो गैप है उसको बेसिकली एक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और वो जो गैप है वो कहलाती है इन्फ्लेशनरी गैप. सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. पहला ऑप्शन तो हमने इनकरेक्ट कर दिया. पहला ऑप्शन अगर हमने इनकरेक्ट कर दिया तो डी वुड बी एलिमिनेटेड एंड ए भी हमारा यहां से निकल जाएगा. अब देखो दोनों में तीन तो कॉमन है, यानी थर्ड ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है. क्या है थर्ड ऑप्शन? रिडक्शन इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड हेल्प रिड्यूसिंग दिस गैप. और जो इन्फ्लेशनरी गैप है, जो गैप क्रिएट हो रही है, उसको अगर कम करना है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो जरूरी है एंड दिस इज द वायबल अल्टरनेटिव. ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम. इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल जीडीपी मस्ट बी हायर देन द करंट रियल जीडीपी. क्या ये ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन सही है? दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन. अब यहां पे देखो उल्टा करके आपको पूछा गया. यहां पे देखो जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको अगर हमें फुलफिल करना है तो करंट रियल जीडीपी की जो गैप है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग जीडीपी के साथ, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, सो इन दिस कंडीशन करंट रियल जीडीपी जो है वो हाई होना चाहिए कंपैरेटिवली टू द पोटेंशियल जीडीपी. क्लियर है? तो इसीलिए ये ऑप्शन जो हमें उल्टा दे दिया गया था. दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन. सो सेकंड एंड फर्स्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है. हमारा आंसर आ जाएगा बी वुड बी द करेक्ट आंसर. और ये बेसिक कंसेप्ट बेसिकली हमें पूछे जा रहे हैं फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 27 को. केजलर सिंड्रोम, जो इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट तैयार हो जाता है इंडिया एंड यूएस के बीच में. ठीक है, अब ये रिगार्डिंग क्या है? रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसको सॉल्व कीजिए भी क्वेश्चन नंबर 27 को. अब देखो ये केजलर सिंड्रोम चर्चा में क्यों आ जाता है? वैसे तो ये जो कंसेप्ट है 1970 में ही चर्चा में आ जाता है. ठीक है, 1970 के बाद ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया कंसेप्ट है और 1978 में केजलर के द्वारा कहा जाता है कि जो भी स्पेस में हम सैटेलाइट्स भेज रहे हैं या फिर जो भी चीजें भेजी जा रही है वो उनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद एज ए डेब्रीज जो है वो स्पेस में ही रही है और उसके बाद जो हम एक तरीके से सारी चीजों को भेज रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कोलाइड भी हो रहे हैं उसके दौरान. सो कोलिजन की प्रोसेस भी हो रही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो बताई गई थी बाय द केजलर इन 1978. ठीक है, तो उस दौरान ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं चर्चा में आ गया था. अब ये केजलर सिंड्रोम फिर से अभी क्यों चर्चा में आ गया? तो अप्रैल 2022 में इंडिया एंड यूएस में जो 2+2 डायलॉग होता है. 2+2 डायलॉग क्या है कि एक साथ डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके जो काउंटर पार्ट है वो कहीं ना कहीं डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन इस पर चर्चा करते हैं. राइट? ठीक है, और वर्चुअली देखा जाता है प्रेसिडेंट के यूएस के साथ साथ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी. ये भी वर्चुअली उसको अटेंड करते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार का 2+ डायलॉग है. 2+2 इंडिया और यूएस के साथ ही नहीं है बल्कि इंडिया का ये जो 2+2 डायलॉग है ये रशिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ठीक है, यूएस एंड रशिया, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट काउंटर पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 2+2 डायलॉग. ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंगली ये 2022 में अप्रैल में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया रिगार्डिंग द स्पेस सिचुएशन अरेंजमेंट मैकेनिज्म या फिर अग्रीमेंट. तो 2022 में जो 2+2 डायलॉग होता है उसका एक आउटपुट निकलता है जिसका नाम है स्पेस सिचुएशन अरेंजमेंट
एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, और इसमें स्पेसिफिकली फिर से चर्चा में क्या आ जाती है, केजलर सिंड्रोम, जो स्पेस डेब्रिस के बारे में लाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये जो बी है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 कि केजलर सिंड्रोम जो है किसके रिलेटेड है, स्पेस डेब्रिस। अब इसके कंटेक्स्ट से आपको एक बात और एडिशनल में जो बता देता हूं, क्वाड एक 4 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक तरीके से कोऑपरेशन भी है और एक तरीके से डिसीजन मेकिंग भी है। ये क्वाड वाला कंसेप्ट क्या है कि इसमें रशिया छोड़ के इंडिया, उसके बाद जापान है, उसके बाद है यूएस, एंड द नेक्स्ट इज यूएस के साथ साथ कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 लोगों का ग्रुप है, इसको हम कहते हैं क्वाड, ठीक है, क्वाड, ठीक है। सो क्वाड आपको ध्यान में रखना है कि उसमें रशिया नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 बी वुड बी द करेक्ट आंसर। जो आपको ध्यान में रखना है कि केजलर सिंड्रोम जो है, जो चर्चा में था, इट इज रिगार्डेड विद द स्पेस डेब्रिस। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कीजिए। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट, जो फ्रेम किया गया था बाय द OECD। OECD यानी क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यस, देखते हैं अभी हम। OECD के द्वारा एक प्रपोजल बनाया जाता है, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कि ये स्पेसिफिकली क्या कहता है, फोकस करता है ऑन मिनिमम टैक्स ऑफ 15% पर। मिनिमम टैक्स लाया जाता है 15%। अब ये टैक्स किस पर है, क्या टैक्स है ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स। ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स पर ये टैक्स लाए जाने की बात करी जा रही है बाय द OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा, कि एडिशनली 15% जो टैक्स वो लाया जाएगा, मिनिमम 15% टैक्स ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स। किन का फॉरेन प्रॉफिट्स, ऑफ लार्ज मल्टीनेशनल्स विच गिव कंट्रीज न्यू एनुअल टैक्स रेवेन्यू ऑफ $150 बिलियन। $150 बिलियन। तो ये जो कंट्रीज है स्पेसिफिकली, इनके लिए मिनिमम 15% टैक्स की बात की गई है बाय द OECD, और उससे अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट की, जो इस OECD के द्वारा इसको लाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे, देखते हैं हम अभी क्वेश्चन नंबर 34 को। द एग्रीमेंट इज टू गिव मोर टैक्सिंग राइट्स ऑन द मल्टीनेशनल कंपनीज टू द गवर्नमेंट ऑफ देयर होम कंट्रीज। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट विच वॉज पब्लिश या फिर फ्रेम बाय द OECD। सो ये 15% मिनिमम टैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स की। Under this agreement, countries agreed to implement a minimum tax rate of 15% on large multinational companies. This is the correct option. This is the correct option regarding the OECD के द्वारा जो फ्रेम किया गया ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट उसका। So second option is correct. Implementation of minimum tax rate would be lead to decline in global tax revenue. क्या ये सही है? This also be the incorrect option. कि ये जो implement किया जाएगा मिनिमम टैक्स रेट वुड लीड टू द डिक्लाइन इन द ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू। जो रेट ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू का क्या है, डिक्लाइन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। हमारा आंसर आ जाएगा B2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। अब एडिशनली देखो यहाँ पे पिलर 1 और पिलर 2 के कंटेक्स्ट से भी कुछ एडिशनल इन्फो दी है रिगार्डिंग द OECD, जिसको आपको रीड करना है। पिलर 2 में देखो ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट जो फ्रेम किया गया बाय द OECD कंट्रीज टू अग्री टू इंप्लीमेंट द मिनिमम टैक्स रेट ऑफ 15%। और ये भी आपको डाला जा सकता है कि क्या है पिलर 1 में या फिर पिलर 2 में। सो अकॉर्डिंग टू पिलर 2 वो मिनिमम 15% टैक्स की बात कर रहा है ऑन फॉरेन प्रॉफिट्स, ठीक है, रिगार्डिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द 4 स्टेटेड पिलर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अगेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व कीजिए अभी।
यस अभी यहाँ पे चर्चा में आ गया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट। ये बेसिकली लॉन्च किया जाता है मई 2022 में बाय यूएस, ठीक है। अब इसमें इंडिया भी था, अलग अलग कंट्रीज भी थी इसमें, इंडिया के साथ साथ सिंगापुर था, थाईलैंड था, अलग अलग कंट्रीज हमें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जहाँ पे 4 पिलर्स बेसिकली फोकस किए गए। अब ये 4 पिलर्स है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। तो 4 पिलर्स में ऑब्वियसली पहला तो आ गई सप्लाई चेन। सो सप्लाई चेन वुड बी फोकस, ठीक है, सप्लाई चेन इसमें फोकस किया गया। क्लीन एनर्जी भी फोकस की गई है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है सस्टेनेबल होनी चाहिए और इफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लीन एनर्जी को भी फोकस किया गया। कंटेनमेंट ऑफ द चाइना, दिस इज नॉट द पिलर, हमें 4 पिलर्स ध्यान में रखने हैं। कंटेनमेंट तीसरा जो है पिलर नहीं है कहीं पे भी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। तो अगर हमने तीसरे को एलिमिनेट कर दिया तो हमारा ए ऑप्शन भी चला जाएगा, बी भी चला जाएगा और सी भी चला जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा डी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो फोर्थ पिलर क्या है, प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेसी। क्या प्रमोशन ऑफ द डेमोक्रेसी इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है, पिलर का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। सो फोर्थ भी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। सो फर्स्ट पिलर इज सप्लाई चेन, सेकंड इज एनर्जी, क्लीन एनर्जी, थर्ड इज एंटी करप्शन एंड द फोर्थ इज ट्रेड। क्लियर है पॉइंट। और 7 जो दिया है मिलिट्री कोऑपरेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट द पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो 4 पिलर आपको दिमाग में डालने हैं, ध्यान में रखने हैं। वो है सप्लाई चेन, सेकंड इज क्लीन एनर्जी, थर्ड इज एंटी करप्शन एंड द फोर्थ इज ट्रेड, ठीक है। सो आंसर इज डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम। देखो यहाँ पे वो पिलर्स दिए गए जिसको आप रीड कर सकते हो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व कीजिए अभी। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन, जो हम आर्टिकल 280 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करते एक तरीके से। अगेन द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पॉलिटी। सॉल्व कीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 58 को। यस देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, फाइनेंस कमीशन 280 यानी 280 आर्टिकल के अंतर्गत हम ये करते हैं। अब ये फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस या फिर जो पैसा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसके बारे में रिकमेंडेशन देता है। और इसी के रिकमेंडेशन को हम मानते हुए अलग अलग जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन हमें पता है हर 5 साल में एक बार कम से कम तो बैठती है। पहला ऑप्शन दिया गया कि इट इज मैंडेटरी, एक्सट्रीम सेंटेंस देखो, इट इज मैंडेटरी फॉर द पार्लियामेंट टू सेट अप फाइनेंस कमीशन एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 5th ईयर। क्या ये मैंडेटरी है? दिस मैंडेटरी नहीं है बेसिकली। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इसको अर्ली भी यानी पहले भी, इसके पहले ही गठन करना है तो विच वेवर अर्लियर प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्ट टू फॉर्म द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो, ठीक है। तो एक तरीके से मैंडेटरी नहीं है कि हर 5 साल में जो है फाइनेंस कमीशन गठित करनी ही जरूरी है, ठीक है। सो इसीलिए एक्सट्रीम सेंटेंस की वजह से हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर 1 को। ए अगर हमने हटा दिया तो हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा, 1 को अगर हटा दिया तो, और बी भी चला जाएगा। अब सी और डी में देखो कॉमन ऑप्शन दिया गया है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही है। क्या कह रहा है, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये तो सही है कि जो क्वालिफिकेशन होगा कि कौन मेंबर बनेगा फाइनेंस कमीशन का, तो वो डिजाइन किए जाते बाय द पार्लियामेंट। थर्ड ऑप्शन तो हमारा सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का जो सेकंड ऑप्शन है कि इट शुड कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 3 अदर मेंबर्स। क्या ऑप्शन सही है फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करके? सो यहाँ पे देखो ये जो फाइनेंस कमीशन की बॉडी होती है लगभग 5 लोगों की होती है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और नॉट मोर देन 4 मेंबर्स होते हैं। सो नॉट मोर देन 3 मेंबर यहाँ पे दे गए, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। सो एक चेयरमैन और उनके साथ साथ 4 से अधिक जो है मेंबर नहीं होने चाहिए, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन ऑल्सो कैन बी एलिमिनेटेड। अगर हमने फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया तो हमारा आंसर सी भी चला जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 3 ओनली, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58।
तो फाइनेंस कमीशन ध्यान देना कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पार्लियामेंट टू सेट अप फाइनेंस कमीशन एट एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो आपको ध्यान में रखना है कि जो बॉडी होंगी ऑफ फाइनेंस कमीशन उसमें एक चेयरमैन रहेंगे और नॉट मोर देन 4 मेंबर्स उसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 64 को। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टाइमली किस प्रकार से लाए गए हैं उसका सीक्वेंस हमें ध्यान में देना है यहाँ पे कि कौन सी चीजें पहले इंट्रोड्यूस की गई है एज अ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स दिए गए हैं और उनको सीक्वेंस वाइज लाना है कि सबसे पहले कौन सी इंप्लीमेंट की गई थी चीजें अंडर द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया और उसके बाद कौन सी की गई है, ठीक है। तो सीक्वेंस यहाँ पे पूछा गया है, करेक्ट ऑर्डर में उसको हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू रिफॉर्मेटिव अप्रोचेस वेर इंट्रोड्यूस इन द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो चारों की चारों चीजें हैं ये इंट्रोड्यूस की गई है इन द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया स्पेसिफिकली, ठीक है। तो पहले जो चीज लाई गई थी वो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वो लाई गई थी प्रोविजंस मेड टू फैसिलिटेट द यूज ऑफ ईवीएम, और ईवीएम 1989 के आसपास ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो फर्स्ट वुड बी द टू अगर हमने पहला अगर इंसिडेंस लाया तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे निकल जाएगा, डी भी निकल जाए, यानी ये 2 पहले नंबर पर है। सेकंड इज सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट। और सेकंड फर्स्ट पे आ जाएगा ये, सेकंड पर आ जाएगा सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो थे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। ये जो इंसिडेंस है ये आता है 1999 में। सो उसके 10 सालों बाद इलेक्शन प्रोसेसेस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत एक नया इंट्रोडक्शन होता है कि जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे वो सप्लाई किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थर्ड आता है अभी, थर्ड नंबर पर आता है प्रोविजन मेड टू फैसिलिटेट वोटिंग थ्रू द पोस्टल बैलेट। सो वो जो प्रपोजल्स लाए जाते हैं कि पोस्टल बैलेट्स के थ्रू भी जो वोटिंग राइट्स है वो दिए गए थे, दैट वुड बी द थर्ड ऑप्शन, द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और ये इनिशिएट की जाती है 2003 में। सो दिस कम्स इन 2003 एंड ऑब्वियसली फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द एग्जिट पोल, और ये लाए जाते हैं 2009 में। सो अगर हमने इन इंसिडेंट्स को रिगार्डिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया के तहत अगर अरेंज किया तो सबसे पहले क्या आएंगे, ईवीएम का कंसेप्ट आ जाता है 1989 में। उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, वो 1999 में आएंगे। उसके बाद आते हैं वोटिंग फैसिलिटीज जो है पोस्टल बैलेट्स के थ्रू भी की जाती है अवेलेबल, तो वो 2003 में आती है, इसलिए वो थर्ड नंबर पे आ रही है। और रेस्ट्रिक्शन जो है एग्जिट पोल पर जो अप्लाई किए जाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत, वो आता है कंसेप्ट 2009 में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, B would be the correct answer, 2143. This is the correct arrangement regarding the electoral reforms in India. So this is the explanation of question number 64. Next question on your screen is question number 67 को सॉल्व कीजिए अभी। अब यहाँ पे पूछा गया कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। जब हम एंशिएंट इंडिया को पढ़ते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें सील लाइक कंसेप्ट देखने को मिलता है। सील पर उस दौरान के जो इंपॉर्टेंट डेटी थे या फिर कुछ एनिमल्स थे उनको भी एनग्रेव किया जाता था। कुछ हद तक हमें सील्स पर एक तरीके से जो उस दौरान की जो स्क्रिप्ट होती थी उसको भी एनग्रेव किया जाता था, और इस प्रकार के सील हमें मिले हैं। अब ये सील क्या होता था, बेसिकली इसको एज अ करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ एंट्री इन द सिटाडेल, जो लोअर लेवल के जो पीपल थे कॉमन लेवल के, उनको अगर सिटाडेल में एंट्री करना है, ऑब्वियसली सिटाडेल में क्या होता था, सिटाडेल में मार्केट्स होते थे और बार्टर सिस्टम जो वहाँ उस दौरान इंट्रोड्यूस की गई थी, तो इन लोगों को अगर एंट्री करनी है सिटाडेल में तो उनको सील दिखाना पड़ता था, राइट, एज आइडेंटिटी कार्ड हम भी हम कह सकते हैं उस दौरान का। तो उस दौरान भी इस प्रकार के हमें कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब हम धीरे धीरे सामने की तरफ आते हैं, यानी क्या, गुप्ता कॉइन, उसके पहले कुशाणा कॉइन्स, इस प्रकार के अलग अलग कॉइन्स जो है, इंडो ग्रीक्स भी जब भारत में आते हैं, सकास, पार्थियंस, वो भी इंट्रोड्यूस करते हैं पंच मार्क कॉइन्स को भी।
तो इस प्रकार का इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइन्स हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंशिएंट इंडिया देखने को मिलता है। अब उससे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग द कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया। अब सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 67 को, क्या क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शंस देखो यहां पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67 का, The Saka coins of the Western Kshatrapas are one of the earliest dated coins. This is the correct option. Sakas जो आते हैं यानी चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्यन डायनास्टी के बाद हमें जो इंडो ग्रीक्स, सकाज और उसके साथ पार्थियंस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये एंटर करते हैं वेस्टर्न इंडिया के साइड से और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट करते हैं। वो क्या है कि इंडो ग्रीक्स के साथ साथ ये जो सकाज है ये इंट्रोड्यूस करते हैं कॉइन्स, और इसका एक इंपॉर्टेंट रूलर थे जिसको हम कहते हैं कनिष्का। ठीक है, उनके दौरान हमें कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए हुए नजर आते हैं। तो ये जो सकाज है, सका कॉइन्स, हम कह सकते हैं कि उस दौरान के अर्लीस्ट डेटेड कॉइन्स है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया गया कि इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन कि सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स है वो इंट्रोड्यूस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किनके द्वारा किए जाते हैं, दीज वेर द इंडो ग्रीक्स। थर्ड ऑप्शन दिया गया कि लॉर्ड शिवा एंड बुद्धा वेर पोर्ट्रेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुशाना रूलर्स। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। तीसरा भी ऑप्शन सही है कि कुशाना के दौरान जो कॉइन्स जो है वो मिंट किए जाते हैं, फिर कॉइन्स बनाए जाते हैं, सर्कुलेट किए जाते हैं, तो उन कॉइन्स पर हमें लॉर्ड शिवा और उसके साथ साथ बुद्धा की भी इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दिया कि गुप्ता रूलर्स प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स टू प्रोटेक्ट द एम्पायर फ्रॉम द इकोनॉमिक डिक्लाइन। क्या ऑप्शन सही है? दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। गुप्ता के दौरान हमें गोल्ड कॉइन जो है फ्लरिश होते हुए नजर आते हैं, नॉट प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे प्रोहिबिटेड यानी बैन कर दिए थे, बिल्कुल नहीं। गुप्ता के दौरान गोल्ड कॉइन्स को पैट्रोनाइज किया गया था, प्रमोट किया गया था। और कुशाना के बाद या फिर इंडो ग्रीक्स के बाद अगर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ज्यादा पैमाने पर जो गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए जाते होंगे तो वो किए जाते हैं ड्यूरिंग टाइम ऑफ गुप्ता। और इसीलिए फोर्थ ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना था, दैट्स व्हाई सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। सो ध्यान देना आपको, गुप्ता के टाइम में हमें गोल्ड कॉइन्स जो है एक तरीके से पैटर्नाइज या फिर फ्लरिश किए हुए देखने को मिलते हैं, स्प्रेड होते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं हम। द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन आपको ढूंढने हैं रिगार्डिंग द एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स। क्या हो सकता है आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का? अबे एडिशनल टायर 1 या फिर टायर 1 बॉन्ड का कंसेप्ट कब आ जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है कि जब 2007-2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं हो जाते हैं, उसके बाद बैंक्स के द्वारा कुछ कैपिटल बॉन्ड जो इशू किए जाते हैं और उसी के दौरान ये कंसेप्ट आ जाता है एडिशनल टायर बॉन्ड का या फिर एडिशनल टायर 1 टायर 2 बॉन्ड्स का। ठीक है, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड बेसिकली अनसिक्योर्ड बॉन्ड है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड भी हम कह सकते हैं इनको, जो इश्यू किए जाते हैं किसी भी बैंक के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस दे गए कि 81 यानी एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशूड बाय द बैंक्स। क्या ऑप्शन सही है? दिस कैन बी द ऑप्शन। ठीक है, अब दिस कैन बी द ऑप्शन, लेकिन ध्यान में दो यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट ध्यान में देने। ठीक है, सो पहला तो ऑप्शन सही है लेकिन हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है, इसलिए ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द 81 बॉन्ड कि 81 बॉन्ड जो है वो अनसिक्योर्ड इन नेचर है
जो इश्यू किए जाते हैं बाय द बैंक्स, लेकिन हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट वाला ढूंढना है, यानी गलत ऑप्शन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. These bonds are typically used by the banks to bolster their tier 1 capital, और इसीलिए इस bonds को capital bonds भी हम कहते हैं, और this is also the correct option regarding the question number 72. Next दिया है कि additional tier 1 bonds like other bonds pay regular interest to the investors. This is also the correct, कि ये bonds क्यों लाए गए हैं, जो इन्वेस्टर्स है उनको एक तरीके से रेगुलर इंटरेस्ट रेट पे किया जाए, और इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 72. अब ये अगर तीन ऑप्शन हमारे सही है, ऑब्वियसली हमारा एलिमिनेट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, विच कैन बी आवर आंसर. ठीक है, एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स आर लेस रिस्कियर देन वैनिला कॉर्पोरेट बैंक्स, और जो बैंक इशू करता है इन 81 बैंक को जो अनसिक्योर्ड है, तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क जो है, अगर अनसिक्योर्ड है तो उसमें रिस्क कम होगी या ज्यादा होगी, ऑब्वियसली रिस्क जो होंगी हमारी हाई होंगी, रिस्क कम तो हो ही नहीं सकती. अगर हम उनको सिक्योर कहते तो लेस रिस्क्योर होते, और वो हाई या फिर अनसिक्योर्ड है, इसी के वजह से रिस्क जो है वो बढ़ गई है इसमें. तो इसलिए डी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 72 रिगार्डिंग द एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स. सो दैट्स व्हाई डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72. दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 72. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 77 को. The question is regarding the RBI is concerned about the slow deposit growth in relation with the credit growth. ठीक है, in this context, which of the following are possible reasons for slow deposit growth in relation to the credit growth का एक क्वेश्चन है. कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द बैंक रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ के तुलना में. सॉल्व कीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 77 को. अब देखो 77 बेसिकली फोकस क्या कर रहा है कि आरबीआई कौन कौन से मेजर जो है, यानी कौन कौन से टेक्निक अपनाएंगी जब जो डिपॉजिट रेट है या फिर लोग जो डिपॉजिट कर रहे बैंक्स में उसका अगर रेट स्लो हो जाए, फॉर एग्जांपल डाउन हो जाए, तो उस दौरान जो क्रेडिट ग्रोथ है यानी जो पैसा आना चाहिए बैंक के अंदर, उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से कंसर्न या फिर कौन कौन से पॉसिबल मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है. अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 को. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 77, हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्या क्यों है? देखो कि डिपॉजिट रेट यानी लोग कम पैसा बैंक में डाल रहे. क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है. पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो गया. इन्फ्लेशन हाई मतलब क्या कि प्राइस लेवल जो है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की वो बढ़ गई है. लोगों को पहले जो 10 रुपए की कीमत की वस्तु लेनी पड़ती थी 10 रुपए में, वो अब 20 रुपए हो गई, तो लोगों के पास कम पैसा आ जाएगा. अगर कम पैसा है तो लोग डिपॉजिट कहां पे करेंगे? तो इसलिए स्लो डिपॉजिट ग्रोथ हमें देखने को मिलेंगी जब हाई इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में. दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. पहला ऑप्शन तो सही है. सेकंड ऑप्शन यहां पे दिया गया है कि इंक्रीज इन डिपॉजिट रेट्स बाय द बैंक. अब जब स्लो डिपॉजिट ग्रोथ रेट हो रही है तो बैंक क्या डिपॉजिट रेट को इंक्रीज करेंगे क्या डिक्रीज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 77, क्या कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? ऑब्वियसली डिपॉजिट रेट जो है क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे बैंक, ताकि क्रेडिट रेट को या फिर क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए. सो दैट्स व्हाई सेकंड जो है यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस दिया है, डिक्रीज इन द डिपॉजिट रेट्स बाय द बैंक किया जाएगा. उसके बाद हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट. yes, this can be a measure taken by the RBI to जो स्लो डाउन हुए वो डिपॉजिट ग्रोथ उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए. तो क्या किया जाएगा? हायर रिटर्न्स दिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल मार्केट में एक तरीके से. ठीक है, सो दिस कैन बी द ऑप्शन. सो पहला और थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट. यहाँ पे मैं डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा डिपॉजिट रेट. दैट्स व्हाई दिस कैन बी एलिमिनेटेड. हमारा आंसर आ जाएगा 2 अगर हमने निकाल दिया, D 1 and 3 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77. सो इस तरीके के बहुत से बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि मोस्ट पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं, एक चीज का परिणाम दूसरे चीज पर किस तरीके से हो सकता है, क्या इंपैक्ट हो सकता है. कभी कभी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स कैन बी टेकन बाय द आरबीआई या फिर बैंक
इफ द इन्फ्लेशन गॉट हाई इन्फ्लेशन अगर होगा तो कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं. सो दीज आर द पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जनरली इकोनॉमिक्स में पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको लॉजिक लगाना है बेसिकली कि किसका परिणाम किस पर क्या हो रहा है और एक दूसरे के साथ रिलेटेड चीजें, इसीलिए एक चीज अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो डिक्रीज इन द डिपॉजिट रेट हमें देखने को मिलेगा बाय द बैंक्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्लो डिपॉजिट ग्रोथ रेट के दौरान. So 77D is the correct answer and this is the explanation of question number 77. Next देखते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 92 को. अब क्वेश्चन कह रहा है which of the following best describe the phenomenon of avulsions, ठीक है, in the river course. अभी ये पूछा गया है रिगार्डिंग द ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है. सॉल्व कीजिए अभी क्वेश्चन नंबर 92 को. अब यहाँ पे रिवर चैनल का कंटेक्स्ट है, यानी एक रिवर जिसको हम कह रहे हैं, ये रिवर कंटिन्यूसली हमें पता है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है. अब देखा जाता है कि कभी कभी रिवर जो फ्लो हो रही है एक जगह पे अबंडेंट हो जाती है, एक तरीके से रुक जाती है और नई चैनल को फॉर्म कर देती है. यानी एक जगह पे रुक जाना और वहाँ पे एक नई चैनल फॉर्म कर देना, ये जो कंसेप्ट है, ये जो नेचर है रिवर का, उसी को हम कहते हैं एविल्जेंस. और एविल्जेंस इसलिए आपको ऑप्शन में भी पूछा गया. पहला ऑप्शन दिया गया कि a feature formed by streams flowing from higher levels breaks into the foot slope plains. This is not the avulsion. Natural divergence of the headwaters of one stream into the channel of the other. This is not the avulsions. उसके बाद तीसरा है the rapid abandonment of a river channel and formation of a new river. This is the correct option. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लो एक जगह पे रुक रहा है और नया चैनल फॉर्म हो रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर. दैट्स व्हाई this is the phenomenon regarding the rivers which is known as the avulsions. और इसलिए हमारा आंसर क्या है, C is the correct answer of question number 92. So this is the explanation regarding the question number 92. यहाँ पे देखो rivers are natural water bodies that flow from one place to another. Certain time intervals आ जाते हैं, एक तरीके से river भी अपने कोर्स को चेंज कर देती है एंड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग चैनल्स में वो फ्लो करना शुरू कर देती है. तो एक जगह जहाँ पे अबंडेंट हो गया रिवर फ्लो और दूसरी जगह से वो कहीं ना कहीं नए चैनल में फॉर्म हो गई, उसी को हम कहते हैं एवल्जन. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द 18th सेंचुरी इंडिया सॉ राइज ऑफ द लिटरेरी वर्क्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस. 18th सेंचुरी में बहुत से लिटरेरी सोर्स जो है, किताबें, लिटरेचर्स फॉर्म होते नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश होना नजर आते हैं. ठीक है. जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें बहुत से टेक्स्ट जो है संस्कृत में देखने को नजर आते हैं. जब बुद्धिज्म और जैनिज्म स्प्रेड अप हो जाता है तब हमें प्रकृत और पाली लैंग्वेज एक तरीके से स्प्रेड अप होती हुई नजर आती है. जब हम मेडिवल हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, जब इस्लाम एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाता है इंडिया में, जो 8th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड है, उस दौरान बहुत सी चीजें जो है, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जब उस दौरान की जो लिटरेरी सोर्सेस है, जो संस्कृत में लिखे गए थे, जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, जो प्रकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, वो ट्रांसलेट किए जाते हैं बाय अरब एंड टर्क्स इन द पर्शियन लैंग्वेज. ठीक है. तो दिल्ली सल्तनत के दौरान हमें पता है कि इन सब टेक्स्ट को, जो एंशिएंट टेक्स्ट है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, उन सब को ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन लैंग्वेज में. इसका बेस्ट उदाहरण है कि भगवत गीता को भी ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन लैंग्वेज में, महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है. जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि बहुत से जो सोशल रिफॉर्मर थे उनके द्वारा भी बहुत से टेक्स्ट को एक तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया जाता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है विलियम कैरी के द्वारा बहुत से टेक्स्ट जो थे वो एक तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं टू नो द सोसाइटी के बारे में जानना, कस्टम्स एंड रिलेशंस या फिर कस्टम्स, उसके साथ साथ ट्रेडिशंस किस प्रकार की यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी उसको जानने के लिए. सो ये जो रीजनल लैंग्वेजेस में हमें 18th सेंचुरी में ये जो टेक्स्ट बनाए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है. डिफरेंट हमें एक जगह पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखो पोएट्स पूछे गए हैं और उनके द्वारा ये जो 18th सेंचुरी में जो लिटरेचर्स या फिर लिटरेरी वर्क्स पब्लिश किए गए थे
वो किन रीजनल लैंग्वेजेस में बनाए गए थे उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। तो आपको जो फेमस पोएट्स है वो किस लैंग्वेजेस में अपने पोएट्स या फिर पोएट्री को लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 100 बेसिकली फोकस कर रहा है पोएट्स एंड द लिटरेरी वर्क्स दे कंपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, ठीक है। यस देखते हैं अभी हम पहले दिए गए वारिस शाह जो अपने पोएट्री या फिर लिटरेरी वर्क पब्लिश करते हैं वो सिंधी लैंग्वेज में नहीं, ही पब्लिश इज लिटरेरी वर्क इन पंजाबी लैंग्वेज। तो इसलिए पहला ऑप्शन इज, पहला जो मैच द पेयर है हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिंधी लैंग्वेज नहीं है, दिस इज द पंजाबी लैंग्वेज जिसमें वो अपनी पोएट्स को लिखते हैं, ठीक है। सेकंड दिया गया है, सेकंड इज शाह अब्दुल लतीफ, और शाह अब्दुल लतीफ जो है वो सिंधी लैंग्वेज में एक तरीके से पोएट्स लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया था सिंधी, इट इज रिगार्डेड विद द शाह अब्दुल लतीफ। तो सेकंड भी मैच द पेयर जो हमारी इनकरेक्ट है। तीसरा हम देखते हैं कि तयुमनवर क्या ये रिगार्डिंग द कन्नड़ लिटरेचर के यानी कन्नड़ लैंग्वेज से हमें देखने को मिलते हैं। यस, दिस इज रिगार्डिंग द मलयालम, नॉट द कन्नड़ा। सो मलयालम जो लिटरेचर पब्लिश किया जाता है वो अंडर तयुमनवर, और जो कांचन नाम्बियार लिखे गए हैं दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मलयालम। सो फोर्थ जो चौथी मैच द पेयर दी है, दिस इज द अलोन मैच द पेयर विच इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 100, and that's why C would be the correct answer, question number 4 regarding the question number 100. So this is the explanation जो आपको साइडली पता होना जरूरी है कि इंपॉर्टेंट पोएट्स और किन रीजनल लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स को पब्लिश किया है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। सो आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन देखे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन थे अकॉर्डिंग टू जो हमने देखे क्वेश्चन, उसमें इकोनॉमी के भी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे, उसके साथ साथ पॉलिटी के भी क्वेश्चंस थे। तो इस प्रकार से कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें और कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीलिम्स में रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। सो आई होप कि यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चंस को भी, बहुत से लोगों के अगर कुछ कम क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो ट्राई करिए कि उस एरियाज को आप फिर से रिवाइज करिए और बाद में फिर से इस लेक्चर को देखते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने एक्यूरेसी को भी हमें धीरे धीरे इम्प्रूव करना है। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम इसी प्रकार से कल फिर 6 PM के अपने टेस्ट पेपर डिस्कशन में। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।